मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं आपके फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर के बारे में। हालांकि इससे पहले एनसीईआरटी में फिजिकल वर्ल्ड है जहां पर फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में बताया गया है, लेकिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। मैं बता दूं कि यूनिट और मेजरमेंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह जरूरी है। तो वो सारे बच्चे जिनको अभी बायो लेना है या फिर मैथ्स लेकर के चलना है, उन सबको बता दें कि कैलकुलेशन सबको ही करना होगा। ऑलमोस्ट छोटी बड़ी बातें आपको आनी ही चाहिए। एक बात और इसमें ऐड होगी जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल कहते हैं, उसको भी जानेंगे इस चैप्टर के बाद। क्या होता है मैथमेटिकल टूल, उसके बारे में अलग से स्टडी करी जाएगी। फिलहाल आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग ये सुन लें, समझ लें कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स हमारे आसपास के वो सारे इवेंट जो कि देखने को मिलते हैं, उसके बिहाफ पर कैलकुलेशन, स्टडी, एनालिसिस करके हम उससे पास्ट के जो भी घटनाएं उसके साथ हुई होंगी उसको स्टडी करते हैं, और साथ ही उसके फ्यूचर के प्रेडिक्शंस भी करते हैं, राइट। तो ये हो गया फिजिक्स। तो फिजिक्स के बिहाफ पर जब हम बात करते हैं कि एक्चुअली फिजिक्स में हम करेंगे क्या, तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर टर्म स्टार्ट होता है वो फिजिक्स से नहीं बल्कि फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये जाने कि फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन क्या होने चाहिए। वो सारे टर्म जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में रखते हैं, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज में वो सारे टर्म में क्या क्या आएगा, लेंथ मेजर कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो। तो जिनको आप मेजर कर सकते हो उन सारे टर्म्स को क्वांटिटीज में कर सकते हो एक्सप्लेन। बट कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे क्या, इमोशंस, हैप्पीनेस, सॉरोनेस, ये सारी चीजें आप मेजर नहीं कर सकते, तो इसको फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं रखा गया। याद रखिएगा, खुशियां कितनी है आपके पास, इसको कोई मेजर नहीं कर सकता, राइट। तो इस तरीके से उसको फिजिकल क्वांटिटी से बाहर कर दिया गया है। तो हम जिस बात करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। तो दोज क्वांटिटीज which can measure, or physical quantities, right। just like अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे मास हो गया, लेंथ है ही, एग्जैक्टली टाइम वगैरह है ही, आप और भी टर्म्स मेजर कर सकते हो। अच्छा, किसको मेजर नहीं कर सकते, मैंने क्या बताया, वो सारे टर्म्स जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस, इमोशंस और सॉरोनेस, ये सब आप नहीं कर सकते हैं मेजर, तो इसको हमने फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं रखा। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट का क्राइटेरिया कैसा होगा। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो मुझे बताएं आप कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका होता है कि आप उसको किन किन चीजों से मेजर करोगे। तो उसमें सबसे पहला टर्म होता है n और दूसरा टर्म होता है u। तो आप मुझे बताएं कि व्हाट इज n। तो n इज न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी टर्म को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, और देन आपको क्या चाहिए, देन आपको चाहिए यूनिट, राइट। बिना यूनिट के आप किसमें मेजर करोगे। हर अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मास को मेजर करना है तो मास का अलग क्राइटेरिया होता है, और अगर मुझे लिक्विड को मेजर करना है, लिक्विड को मेजर करने का अलग पर्सपेक्टिव होता है। इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हमने अपने अलग अलग क्राइटेरियाज में रखे हैं। तो उस हिसाब से आप छोटे सेक्शन पे मेजर करना चाहते हो, बड़े लेवल पे मेजर करना चाहते हो, ये सब हम लोग यूनिट में समझते हैं। और न्यूमेरिक वैल्यू, बिना नंबर्स के आप किसी भी क्वांटिटी के अधिक या कम होने की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट। तो जरूरी तो है ही न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये हो गया। आइए अब समझेंगे कि हमारे पास ये यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड इट्स टाइप्स।
अब यूनिट्स क्या होते हैं बताने की जरूरत तो है नहीं, सारी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस स्मॉलेस्ट टर्म का यूज किया जाता है उसे हम यूनिट कहते हैं, मतलब जिस स्केल का यूज करेंगे। अब वो स्मॉलेस्ट टर्म किसका होगा, क्या होगा, ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो यूनिट्स क्या है, द स्मॉलेस्ट स्केल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये स्केल क्या है, तो स्केल जिस टर्म में आप एग्जैक्टली इसको मेजर करोगे, क्वांटिटीज को मेजर करने वाले हो, इसको बेसिकली हमने दो अलग अलग टर्म में रख रखा है। देयर इज टू टाइप्स, ये दो अलग अलग क्राइटेरियाज में हमें रखा है। पहला क्राइटेरिया है बच्चों हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज कह लो आप या फिर यूनिट्स कह लो। हालांकि फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ही चाहिए, बिना यूनिट के व्याप पर आप इसे अलग नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड आपका है डिराइव्ड यूनिट्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अदर टर्म्स, वो सारी क्वांटिटीज को जिसको हम दूसरे किसी टर्म्स में ना एक्सप्रेस करें, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। ऐसे कौन कौन सी क्वांटिटीज होगी जिसको दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, बेसिकली ऐसे कुछ क्वांटिटीज जिसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जिसका अपना एग्जिस्टेंस होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे टर्म्स जैसे लेंथ होता है, और लेंथ आप कह सकते हो, मास कह सकते हो, टाइम कह सकते हो, ऐसे क्वांटिटीज जो डायरेक्टली सिंबलाइज होते हैं उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसे टर्म्स को हमने फंडामेंटल यूनिट में रख दिया, राइट। तो आप फर्स्ट डिस्कस कर रहे हो क्या, फंडामेंटल यूनिट्स, those units which cannot be depend on other, and it is independent and can be symbolized by itself. This is called fundamental unit। बात समझ में आ रही है। अब ये कैसे कैसे यूनिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो केजी है, किलोग्राम है, किसका है, मास का है। इसके अलावा मीटर, ये भी एक इंडिपेंडेंट टर्म है। इसके अलावा सेकंड, ये सब आपके जो यूनिट्स हैं ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं, राइट। ये किसका, मास का, लेंथ का, टाइम का, इस तरीके से और भी होंगे। सिंपली अगर मैं बात करूं डिराइव्ड के बारे में, व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स जो डिपेंडेंट होते हैं किस पर, फंडामेंटल पे, दोज क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल, और ये कह सकते हो कि इट कैन बी ब्रेक इनटू द फंडामेंटल टर्म्स, राइट। दोज which depends upon fundamental units, or it can be break in form of fundamental symbols। ओके, तो ऐसे टर्म्स को हमने नाम दे दिया डिराइव्ड टर्म्स या डिराइव्ड यूनिट, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले लीजिए। फिलहाल के लिए आप लिख सकते हो क्या, स्पीड लिख सकते हो। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, राइट।
ये टर्म्स हो गए और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसके यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें दो अलग अलग आपके क्या फंडामेंटल टर्म्स, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक। और इसके अलावा इसके और भी यूनिट्स है, जैसे कि आप जूल लिख सकते हो। ये आपका स्पीड क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, राइट। तो यूनिट लिख लो या फिर यहाँ पे आप मीटर पर सेकेंड लिख लो। इसके अलावा ये इसका यूनिट हो गया। अब मैं इसके यूनिट्स लिख देता हूं। तो जैसे यूनिट्स में आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, जूल हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये सब क्या है, तो एग्जैक्टली ये सब वो यूनिट्स एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम एग्जैक्टली फंडामेंटल में ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे टर्म्स को हम डिराइव्ड यूनिट और ऐसी क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, राइट। अब मैं बताऊं कि ये जो क्वांटिटीज है, आप इनको जिसमें यूनिट्स में ब्रेक कर रहे हो, यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्चुअली इस यूनिट को मेजर करने के लिए, यूनिट को कंसीडर करने के लिए भी हमने अलग अलग ब्रांचेस बना रखे हैं और उस ब्रांचेस को कहा जाता है यूनिट सिस्टम। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट सिस्टम क्या होते हैं। आइए तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सिस्टम के बारे में, राइट। तो वैसे मैं बता दूं कि अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज बनाए रखे थे और इसी क्राइटेरिया को हम लोगों ने सिस्टम में रख दिया। इस सिस्टम को अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो पहला जो हमारा यूनिट सिस्टम बनाया गया था वो 3 बेसिक क्वांटिटी के बिहाफ पे बनाया गया था। वो था मास, लेंथ और टाइम के बिहाफ पर बनाया गया था और उसे हमने कहा पहला CGS सिस्टम, राइट। ये बेसिकली 3 स्पेशल क्वांटिटीज जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके बिहाफ पर बनाया गया था। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम, राइट। तो यहां पर सेंटीमीटर इज स्टैंड्स फॉर लेंथ और यहां पर ग्राम जो है वो मास के लिए और सेकंड जो है टाइम के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली गॉसियन सिस्टम है, इट इज गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम, तो ये गॉसियन सिस्टम के बिहाफ पर जो सारे क्वांटिटीज थे उसको हम ब्रेक कर सकते हैं फंडामेंटल टर्म्स में, और फंडामेंटल में 3 ही हमारे पास स्टैंडर्ड टर्म्स थे जिसको हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में ब्रेक करके स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है MKS सिस्टम। ये क्या है, इसमें M स्टैंड्स फॉर ऑफ कोर्स मीटर, K स्टैंड्स फॉर ऑफ कोर्स किलोग्राम और हमारा S स्टैंड्स फॉर सेकंड। इसमें भी वही 3 स्टैंडर्ड टर्म्स रखे गए हैं और इस सिस्टम को बेसिकली फ्रांस में यूज किया जाता था। तो ये फ्रांस सिस्टम भी कहलाता है, इट्स आल्सो कॉल्ड फ्रांस सिस्टम। तो ये फ्रांस में ज्यादातर यूज होने वाला सिस्टम है और इसमें सारी कहानी इसी तरीके से है। लेंथ, मास और टाइम को हम लोग बेसिकली इस मीटर और किलोग्राम सेकंड में एक्सप्लेन करते थे। नेक्स्ट है थर्ड सिस्टम है FPS सिस्टम, राइट। तो दिस इज व्हाट F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड और S स्टैंड्स फॉर सेकंड, राइट। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, राइट। तो इस सिस्टम के बिहाफ पर लेंथ, मास और टाइम को हमने डिस्क्राइब किया इस तरीके से और ये बेसिकली इस्तेमाल होता था ब्रिटिश सिस्टम के अंदर में, ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है जिसमें हम क्वांटिटीज को इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स उन 3 फंडामेंटल टर्म्स के बिहाफ पर एक्सप्लेन किए जाते थे, लेकिन ये सारी चीजें 1971 से पहले की बात है। एट अ फोर्थ सिस्टम जो कि स्टार सिस्टम हमने लिख दिया है, यहाँ पर स्टार बना दिया है, जिसको हम कहते हैं SI सिस्टम। देखिए ये सिस्टम क्या है, अगर मैं बात करूं इस सिस्टम SI सिस्टम को, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इस सिस्टम को एट 1971 में डेवलप किया गया था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ
वेट एंड मेजरमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक नए हम लोग सिस्टम से काम करेंगे और इस सिस्टम के अंदर में हम लोग सारे जो भी क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज को जिसको किसी साइंटिस्ट ने डेवलप किया उसके नाम पर ही हम लोग यूनिट रखेंगे, और जिन क्वांटिटीज को हम लोग पहले से जानते आ रहे थे उन क्वांटिटीज को हम एमके सिस्टम के अंदर में रखेंगे। मतलब कि ये जो सिस्टम है एक्चुअली एमके सिस्टम से अडॉप्ट किया गया था। राइट, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में 7 ऐसे क्वांटिटीज रखे गए हैं जो कि फंडामेंटल टर्म्स में आते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते हैं। इससे पहले हम लोग 3 ही टर्म्स जानते थे, लेकिन यहां पर हमने 7 क्वांटिटीज जान ली। इन दिस 7 fundamental quantities be taken। यहां पर हमने 7 फंडामेंटल टर्म्स रखे थे। अब वो 7 फंडामेंटल टर्म्स के अलग अलग स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होते हैं बच्चों, उसको आपको पढ़ना नहीं होता है। फिलहाल के लिए आप याद रखें कि वो 7 फंडामेंटल टर्म्स क्या क्या हैं, एक एक करके डिस्कस कर ले। फर्स्ट, मास यूनिट किलोग्राम। सेकंड, लेंथ या डिस्टेंस जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ये इसकी यूनिट होगी फंडामेंटल। और थर्ड है टाइम, जिसको हम लोग बेसिकली सेकंड में मेजर कर सकते हैं, जिसकी बेसिक सी फंडामेंटल यूनिट सेकंड रखी गई है। फोर्थ, करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इसको, इसका यूनिट एम्पियर। यहां पर एम्पियर भी यूज करते हैं, अदरवाइज आप करंट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है, कैंडेला। राइट, पूरा लिख सकते हो आप। कैंडेला को ऐसे सिंबलाइज कर सकते हैं, एम्पियर को ऐसे सिंबलाइज करते हैं। टाइम को और मीटर का और किलोग्राम का आप जानते ही हो। नेक्स्ट, इसके अलावा एटॉमिक वैल्यू जानते ही हो। एटॉमिक वैल्यू को हम लोग बेसिकली मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और 7th है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप सिंबलाइज करते हो केल्विन से या डिग्री सेल्सियस से। तो इस तरीके से आप इन 7 टर्म्स को और इनके 7 यूनिट्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखें। कब? आफ्टर द न्यू सिस्टम एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। राइट, तो एसआई सिस्टम के बाद में हमें इस क्वांटिटीज के बारे में पता चला। नेक्स्ट, तो बच्चों हमारे पास कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम फंडामेंटल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और ऐसे टर्म्स को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। राइट, तो यहां पर इस टर्म्स को कुछ अलग ही तरीके से एक्सप्रेस करना है, मतलब कि इनको हम अलग यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, इन्हें हम किसी फंडामेंटल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये भी 2 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है? द सस्पेंशन बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट एट प्लेन। तो यहां पर आप समझ पा रहे हो कि आर्क जाकर के किसी पॉइंट पर जितना सस्पेंशन देता है उससे हम प्लेन एंगल कहेंगे। इट इज रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेन। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एज यू नो कि आर्क जो है किसी एक पॉइंट पर आकर के जहां मिलता है उससे हमें एक सस्पेंशन मिलेगा जिसे हम थीटा से एक्सप्रेस करेंगे, इसी को प्लेन एंगल कहते हैं। तो ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। इट्स यूनिट इज रेडियन, जिसको हम आरटी से एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद एक रेडियन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू AB, जो कि आर्क है आपका रेडियस AB, अगर इसकी वैल्यू r के इक्वल हो जाए, ये भी r हो जाए, ये भी r, मतलब दोनों रेडियस के इक्वल हो जाए, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1 रेडियन के इक्वल होगा। दैट मींस 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय r इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा की वैल्यू 1 रेडियन तब आएगी। ऐसे केस में आप याद रखेंगे कि मैक्सिमम प्लेन एंगल आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम प्लेन एंगल क्या होगा? मैक्सिमम प्लेन एंगल हमेशा पूरी सर्कल के पूरे आर्क से बनेगा। तो सर्कल का पूरा आर्क कितना होता है? 2 पाई r। तो 2 पाई r अपॉन r कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 पाई, जो कि मैक्सिमम प्लेन एंगल है। नेक्स्ट है आपका बच्चों सॉलिड एंगल। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एट एनी पॉइंट। तो ये बनेगा कैसे एग्जैक्टली? ये आपके पास मान लेते हैं कि कोई 3D स्ट्रक्चर है। इस 3D स्ट्रक्चर का कुछ क्या है? सरफेस एरिया है। इस छोटे से सरफेस एरिया को अगर हम कहीं किसी एक पॉइंट पर मीट कराएं, एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर मिलता है, तो वो पॉइंट आप
ओ नाम दे सकते हो। तो एक्चुअली सरफेस जितने एंगल को फॉर्म करता है किसी पॉइंट पर, उस एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस, ये आपका सरफेस है और इस सरफेस को आप डेल्टा ए या डी ए मेंशन कर सकते हो। एग्जैक्टली जब ये आके यहाँ पे मिलते हैं तो इसको आप कह सकते हो स्मॉल आर, जो कि आपका रेडियस होगा। तो ऐसे केस में आप इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डी ओमेगा, वेयर ओमेगा क्या है आपका सॉलिड एंगल। तो यहाँ डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज ratio of surface area to the square of radius of the sphere। स्फीयर इसलिए बच्चों क्योंकि ये 3D में होता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, वहां पर आपका आर्क मिलता था, आर्क प्लेन पे बनता है, जबकि सरफेस एरिया 3D में, तो 3D का आपका आइडेंटिकल रीजन है स्फीयर, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस, ओके। अगर आप इस वाले सरफेस से दिखाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल ओमेगा इज इक्वल टू डेल ए अपॉन आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर कर लीजिएगा, राइट। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। नाउ इसकी यूनिट बच्चों होगी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को आप इस तरीके से सिंबलाइज करते हो st डैश स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन कैसे निकालोगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 स्टेरेडियन, तो फॉर 1 स्टेरेडियन ओमेगा इज इक्वल टू, ये पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया जब नीचे के इक्विवेलेंट हो जाए तभी तो 1 आएगा। तो जब आपका a अपॉन आर स्क्वायर में a की वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर की इक्वल हो जाए, नीचे भी आर स्क्वायर की इक्वल हो जाए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 स्टेरेडियन, राइट। तो यहां पर आपकी जो डेफिनेशन हुई वो क्या हो जाएगी, इफ the surface area of sphere is equivalent to the square of radius, then the angle is called, एंगल ही सॉलिड एंगल है बच्चों, सॉलिड एंगल ध्यान दीजिएगा, सॉलिड एंगल इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन, राइट। तो ये 1 स्टेरेडियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम स्टेरेडियन मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल क्या होगा, तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर के थ्रू, a की वैल्यू पूरे स्फीयर की क्या होगी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम 4 पाई स्टेरेडियन पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती। तो प्लेन एंगल 2 पाई और सॉलिड एंगल 4 पाई, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि प्लेन एंगल से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट भी है। आइए, तो बच्चों सबसे पहले आपको आना चाहिए कि अगर आपको कोई वैल्यू डिग्री में दे रखी है तो उसे रेडियन में चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी सॉल्यूशन करेंगे वो रेडियन को लेकर के करेंगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो मिलता है डिग्री में। तो आपको याद तो है ना कि कैसे आप वैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। पहले तो थोड़ा सा आइडिया आप समझ लीजिए कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने दे रखा है 60 डिग्री, अब 60 डिग्री को रेडियन में चेंज नहीं करेंगे तो आप सॉल्व आउट कैसे करेंगे। तो डिग्री को कैसे चेंज करते हैं पहले वो समझ लीजिए। 60 डिग्री को चेंज करने के लिए आप उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे ही कोई वैल्यू दिखती है आपको डिग्री में तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको आप सॉल्व आउट करिए। कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम्स से कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो पाई बाई 3। तो दिस इज द वैल्यू
इन रेडियन। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको रेडियन में दिया गया और अगर आपको डिग्री में रिप्रेजेंट करना है तो आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके उसे चेंज कर लेंगे, सिंपल है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क विच एंगल सबटेंडेड एट सेंटर 30 डिग्री एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर दे रखा है और दे रखा है कि ये 30 डिग्री बनाता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आप इस डिग्री को चेंज कर लें। तो आपको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आएगा, पाई बाई 6। याद रखिए इसमें सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की ट्रेडिशनल तरीके की जरूरत नहीं है कि आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके एसआई में ही आंसर दे, जो जैसे है उसी फॉर्म में दे सकते हो आप, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू आपको क्या बताया गया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एज यू नो तो रेडियस को आप फिलहाल के लिए स्मॉल आर लिख कर सकते हो काम। तो फाइनली आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी, पाई बाई 6। रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है 30 सेंटीमीटर। तो सिंपली आप 30 रख सकते हो, कैंसिल कर लोगे तो कितना आ जाएगा 5। और आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू देखिए मैं बता दूं, अगर आपको रखना है तो वैसे 22/7 रख सकते हो, अदरवाइज 3.14 भी रख सकते हो। तो 22/7 फिलहाल के लिए आप 22/7 ही रख लीजिए इनटू, और यहाँ पर ये क्या है वैल्यू, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे किसमें, सेंटीमीटर में। ये जरूर काम कर लीजिएगा, इतना आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है। ये भी क्वेश्चन जो है वो एंगल से है, लेकिन ये सॉलिड एंगल का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कैसे करेंगे, ओके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। आपको दे रखा है आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया आप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे आप यहाँ पर फिलहाल के लिए इसको 6 इंटू 6 कर सकते हो, क्योंकि 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए जो भी है। तो यहाँ पर आपने इसको कैंसिल किया, 3 डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये 0.056 आ रहा है, राइट। डिवाइड करिएगा और ये वैल्यू स्टे रेडियन आप लिख पाओगे। फाइनली इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल को ऐसे लिख पाएंगे 5.6, इधर ले जाएंगे इनटू, दो प्लेस आपने राइट साइड पिक किया है तो 10⁻² स्टे रेडियन, राइट। तो फाइनली ये हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि हमारे पास फंडामेंटल पढ़े हुए हैं और डिराइव पढ़े हुए हैं, उनके यूनिट्स क्या होंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास पहला है यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। फर्स्ट मास के बारे में डिस्कस करते हैं। मास जो कि आपके फंडामेंटल टर्म्स का पहला हिस्सा भी था, हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है, आप लेंथ भी ले सकते हो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लार्ज यूनिट क्या होती है मास की। तो मास की सबसे लार्ज यूनिट मानी जाती है बच्चों 1 CSL। CSL में C स्टैंड्स फॉर चंद्रशेखर लिमिट, राइट, चंद्रशेखर लिमिट, शेखर लिमिट। तो ये एग्जैक्टली प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक गजब का कॉन्सेप्ट दिया था। इनके हिसाब से जितने भी हमारे स्टार्स हैं जो कि हमारे स्पेस में है, वो स्टार्स की अपना एक मास वैल्यू होता है, उस मास वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जितने भी लिटिल ड्वार्फ स्टार हैं उनका जो मैक्सिमम मास वैल्यू हो सकता है वो 1 CSL के इक्वल होगा, और 1 CSL की वैल्यू एक्चुअली 1.4 इनटू सोलर मास के इक्विवेलेंट होता है। सोलर मास आपको मैं बता दूं, एक्चुअली हमारा जो सन है उसी के मास को सोलर मास कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 2 इंटू 10⁻30, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 इंटू 10⁻30 kg। तो किसी भी लिटिल ड्वार्फ जो स्टार है उसका मास इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों आपका मीट्रिक टन।
टन तो आपने सुन रखा, मीट्रिक टन क्या होता है, तो ये मीट्रिक टन की वैल्यू होती है 1000 केजी, और टन की वैल्यू मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे पता करके जरूर बताएंगे कि टन की वैल्यू एग्जैक्टली कितने केजी के इक्वल होगी। ये आपका होमवर्क होगा, ओके, क्योंकि ये इसके इक्वल तो नहीं होता, ये आप पहले से ध्यान में रख लेंगे, राइट, इसको खोजेंगे तब मुझे बताएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं क्विंटल, राइट, क्विंटल, तो एक क्विंटल में 100 केजी, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आपका है स्लग, जो कि स्लग भी मास की वैल्यू और ये होती है लगभग 14.6 केजी, ये 14.57 केजी होती है, इसको हम अप्रोक्सीमेट 14.6 रखते हैं, ओके। ये लार्ज यूनिट हो गई। लार्ज यूनिट के बाद स्मॉलर यूनिट्स में क्या क्या आता है, तो स्मॉलर यूनिट्स में सबसे फेमस बच्चों इसका होता है 1 AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है लगभग 1.6 into 10 to the power minus 27 केजी। याद रखिएगा, ये सबसे छोटा मास है। इसके अलावा और भी होता है, जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये सब भी होता है, लेकिन ये सब नॉर्मल यूनिट्स है, ये आप चेंज भी कर सकते हो। मिलीग्राम हो गया, इसके अलावा ग्राम हो गया, इसको हमें चेंज करना होगा। मिलीग्राम की 10⁻³ ग्राम की कितनी होती है, -3, तो फाइनली आप -6 केजी लिख सकते हो। इसको लिखना होगा तो 10⁻³ केजी लिख सकते हो। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड, लेंथ। लेंथ की लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट आपको पता है क्या होती है बच्चों, तो ये सबसे बड़ी यूनिट इसकी होती है पार्सेक, राइट। पार्सेक सबसे ह्यूज यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है। इसको हम लोग 3.08 into 10 to the power 16 मीटर इक्विवेलेंट लेते हैं। इसके अलावा इसकी और यूनिट भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर, सुन रखा है, LY से डिनोट करते हैं। 1 लाइट ईयर इज व्हाट, तो एक ईयर में जो लाइट है वो हमारे अर्थ में आने में कितने डिस्टेंस कवर करती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट एट 1 ईयर, ओके, दिस इज कॉल्ड लाइट ईयर, ओके। तो P इज व्हाट, तो ये होता है, आप निकालते कैसे हो, तो निकालने का सिंपल सा फॉर्मेट है S इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से निकालते हो। तो स्पीड कौन है, लाइट है, तो लाइट की स्पीड पता ही है कितनी होती है, तो इसको आप लोग कह सकते हो 3 into 10 to the power 8 into एक साल, मतलब 1 ईयर 365 डेज होते हैं। इसको आप सेकंड्स में चेंज करके सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 9.45 into 10 to the power 15 मीटर। याद रखिएगा ये इतना होता है। इसके अलावा अगर मैं पार्सेक को लाइट ईयर में चेंज करने की कोशिश करूं तो याद रखना, इसको चेंज करोगे आप और ये लगभग आता है 3.26 लाइट ईयर, LY लाइट ईयर, जो कि 1 पार्सेक को लाइट ईयर में चेंज करने पर आता है। ये आपका होमवर्क भी रहेगा। इसके अलावा और भी यूनिट होती है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये भी बड़े यूनिट्स में से एक है, ओके। इसकी वैल्यू होती है 1.49 into 10 to the power 11 मीटर अप्रॉक्स। ये सारे डिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं इसका आइडिया हम आपको जरूर देंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ओके। तो नेक्स्ट है स्मॉलर यूनिट्स। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट भी याद रखिए, सबसे स्मॉलर यूनिट है इसका फर्मी, राइट, फर्मी, ओके। तो ये फर्मी की वैल्यू 10 to the power -15 मीटर अप्रॉक्सीमेट होती है बच्चों। अब इसके अलावा आप इससे थोड़ी बड़ी आप ले सकते हो एक्सरे, हाँ बिल्कुल, एक्सरे जो आपने सुन रखा है इससे पहले वही एक्सरे। तो एक्सरे की यूनिट जो है वो लेंथ के लिए ही होती है और ये 10⁻13 के इक्विवेलेंट होता है। इसके अलावा आपने पिकोमीटर सुन रखा है क्या, बिल्कुल सुन रखा होगा पिकोमीटर, इसकी वैल्यू 10⁻12 मीटर। इसके अलावा आपने एंगस्ट्रॉम सुन रखा है, एंगस्ट्रॉम बिल्कुल 10⁻10 मीटर। नैनोमीटर सुन रखा होगा, नैनोमीटर, नैनोमीटर की वैल्यू आपकी 10⁻9, ओके। इसके अलावा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की वैल्यू 10⁻6 मीटर। इसके अलावा मिलीमीटर, मिलीमीटर, और मिलीमीटर की 10⁻3 मीटर। तो मीटर एक्चुअली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सारे एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइम। टाइम का बच्चों, टाइम का सबसे लार्ज यूनिट आपको पता है क्या होता है, वैसे मैं बता दूं कि टाइम की सबसे बड़ी यूनिट तो आप कोई लिमिट तो है नहीं, वैसे आप लिखने को सेंचुरी ले सकते हो। सेंचुरी, 1 सेंचुरी मींस व्हाट, 100 इयर्स, राइट। और 100 इयर्स
इसको हमें चेंज करना है 100 into 365 डेज, और इस एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों वैसे, तो 365 into 8.64 into 10 to the power 4 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 1 सेंचुरी में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए निकालना हुआ 1 ईयर का, तो 1 ईयर का भी निकाल लोगे। 1 ईयर का कितना निकालोगे, 365 डेज होगा, और इस 365 डेज में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.64 into 10 to the power 4 से, आपका ये आ जाएगा, राइट। इसके अलावा 1 ईयर के बाद आप 1 डे का निकाल सकते हो, 1 मंथ का निकाल सकते हो, ये आपका 8.64 into 10 to the power 4 सेकेंड हो गया। ये हो गया लार्ज यूनिट में। स्मॉलर यूनिट में इसका क्या होता है बच्चों, तो मैं स्मॉलर यूनिट आपको बता दूं इसकी। स्मॉलर यूनिट में बेसिकली एक ही यूनिट सबसे स्मॉलर है, उसको हम लोग कहते हैं शेक, राइट, और एक शेक की वैल्यू 10⁻⁸ सेकेंड होती है, ये इसका स्टैंडर्ड ये भी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। ओके, तो नेक्स्ट अब मैं बता दूं कि आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने देख लिया कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उसके बड़े और छोटे यूनिट्स क्या होंगी। इसके अलावा कुछ और भी यूनिट्स है जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट है, उसके बारे में अगले क्लास में बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।